Fellow travelers, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. Fellow travelers, दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने दो छोटे छोटे न्यूज़ आइटम पढ़े। पहला न्यूज़ आइटम था कि फिल्म एक्टर अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि उनके पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ भी दी। और उनका इशू क्या था? वो ये था कि अनिल कपूर जी के फेक वीडियो बनाया गया था जिसमें उनकी वॉइस यूज़ की गई थी, उनकी फिगर यूज़ की गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया गया था। और दूसरा न्यूज़ आइटम था कि पॉल मैकार्टनी, जो कि बीटल्स ग्रुप के सिंगर, सॉन्ग राइटर और बैस गिटारिस्ट थे, उन्होंने एक गाना बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। उन्होंने जॉन लेनन के वोकल्स को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद जॉन लेनन की 40 साल मृत्यु के बाद उन्होंने एक सॉन्ग जो है बनाया। ये दो एग्जाम्पल्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एक तरफ मिसयूज़ का और दूसरी तरफ क्रिएटिविटी का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है। ये है क्या आखिर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को मिमिक करता है, द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को। ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसे मिमिक किया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कैपेसिटी आ जाती है मशीन्स में टू लर्न एंड इवॉल्व। और एकेडमिकली अगर इसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ही एक्सप्लोड किया है। पहला चैट बॉक्स बॉट तो 60s में बन गया था। 90s से इस पे काम हो रहा है कि ऐसी मशीन्स बनाई जाएं जो कि ह्यूमन लाइक हों। और इसके लिए जो एकेडमिकली जो चीज़ की जा रही है वो ये है कि ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उन्हें रेप्लिकेट किया जा रहा है, और ये जो रेप्लिकेशन है उससे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जो अभी इस समय इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ गई है, और बहुत सारा डेटा अवेलेबल है एवरीडे लाइफ और लिविंग का। जब कंप्यूटिंग पावर, डेटा और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल हो जाता है। इनफैक्ट इतना पावरफुल कि ये हमारे परसेप्शन और रियलिटी को इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, डाउट नहीं है, वरी नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है। और एक और चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियलिटी को ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं, एक डिफरेंट नॉन ह्यूमन बीइंग्स, मशीन की तरह से एक्सेस करता है। और इसका एक्सेस करता है जिस तरह से एनालाइज करता है, उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। इनफैक्ट MIT में 2020 में एक नोवेल एंटीबायोटिक निकाला। ये एंटीबायोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा था। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स बनाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए साइंटिस्ट को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है मॉलिक्यूल्स की, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है।
तो MIT साइंटिस्ट ने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनवाइट किया ढूंढने के लिए एक ऐसा एंटीबायोटिक जो कि एक बैक्टीरिया था जो रेजिस्टेंट था एंटीबायोटिक्स के लिए, उसके खिलाफ कारगर हो। तो पहले उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया करीब 2000 मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनका स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, इस तरह से, और एट्रीब्यूट्स निकाले मॉलिक्यूल्स के जो कि एंटीबायोटिक को कारगर बनाते हैं। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस ट्रेनिंग में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स भी निकाल के दिए जो ह्यूमन परसेप्शन में नहीं थे। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक 61,000 मॉलिक्यूल्स की लाइब्रेरी थी, उसमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्वे करने के लिए छोड़ा और उसे सर्टेन पैरामीटर्स दिए कि भाई जो भी आप एंटीबायोटिक ढूंढोगे वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए और वो कारगर होनी चाहिए, इस तरह के पैरामीटर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनमें से एक ऐसा निकाला जो कि एंटीबायोटिक कारगर था। इसका नाम साइंटिस्ट ने हैलिसन दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्टनरशिप और माध्यम से एक एंटीबायोटिक ऐसा निकाला गया जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ कारगर था और ह्यूमन बींग्स सिर्फ जल्दी और बहुत कम समय में निकाला गया। दूसरी चीज़ ये है, आप सबने ChatGPT का नाम सुना होगा। ChatGPT एक लैंग्वेज मॉडल है, एक लैंग्वेज मॉडल जो कि रीजनिंग मॉडल नहीं है, जो कि क्षमता रखता है लैंग्वेज को रेप्लिकेट करने की इन अ वेरी वेरी कोजेंट मैनर। और ह्यूमन सिविलाइजेशन में लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये जो हैलिसन और ChatGPT हैं, ये बिगिनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं। इससे बहुत पावरफुल AI के एप्लीकेशंस आने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि युवाल नोवा हरारी जो कि एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो चीज़ हम लोग को हमेशा जाननी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे जानना, कि पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो कि अपने आप डिसीजन ले सकती है, इट कैन टेक डिसीजंस। और दूसरी चीज़ ये कि ये टेक्नोलॉजी हैज़ द पावर टू मैनिफेस्ट आइडियाज़ इन फ्यूचर। ये जो किताबें आप देख रहे हैं यहाँ, ये किताबें प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुई होंगी, लेकिन जो आइडियाज़ इसके अंदर हैं वो ह्यूमन बींग्स के हैं। अभी ChatGPT के द्वारा डिसीजन मेकिंग जो कि वर्ल्ड ऑफ सिक्योरिटी में यूज़ होगा ऑटोनोमस वेपन्स के जरिए, वो या फिर मैनिफेस्टिंग आइडियाज़ आने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ChatGPT या हैलिसन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इसके बड़े डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ता है, इसके एप्लीकेशन को, एक तरफ एक्साइटमेंट होता है और दूसरी तरफ थोड़ा सा डर भी लगता है। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो एक रोबोटिक साइंटिस्ट का था। तो उस इंटरव्यू में एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा गया उससे। वो सवाल था कि मशीन किस समय रोबोट बन जाती है, और उनका जवाब था कि कोई भी मशीन जब ह्यूमन बींग्स को, हमें आपको सरप्राइज़ कर दे कि अरे ये तो मतलब हमारी तरह काम कर रही है, उस मोमेंट में वो मशीन जो है रोबोट हो जाती है, एक लिविंग एंटिटी हो जाती है। हमें लगता है कि उसमें, उस क्षण में, उन मोमेंट्स में हमें लगता है कि उसमें लाइफ है। और
चैट जीपीटी हमें आगे सरप्राइज़ कर रहा है, रोबोट्स भी हमें आगे सरप्राइज़ करेंगे और बहुत सरप्राइज़ करेंगे। तो ये जो मोमेंट होता है जिसमें लाइफ लगती है किसी रोबोट में या किसी मशीन में, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एंथ्रोपोमॉर्फाइज हो जाता है उस समय। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। उसी इंटरव्यू में एक और चीज़ उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि इस दुनिया में आजकल लोनलीनेस बहुत है, एकाकीपन बहुत है। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए गए रोबोट्स, ह्यूमनॉइड्स बहुत कारगर होंगे, क्योंकि दे विल बी वेरी गुड लिसनर्स। उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में बेस्ट लिसनर्स जो होते हैं वो भी 17% का उनका डेफिसिट होता है लिसनिंग में। इन ह्यूमनॉइड्स और रोबोट्स को उसी तरह बनाया जाएगा कि वो एब्सोल्युटली ह्यूमन बीइंग्स की तरह सुने। और जब ये सुनना और बोलने की बात होगी तो जाहिर है किसी स्टेज पे ह्यूमन बीइंग्स उन्हें अपना साथी तो मानेंगे ही, शायद एक सेंटिएंट ह्यूमन बीइंग्स भी मानने लगे। लेकिन सारे समय हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो रोबोट्स होंगे दे डू नॉट हैव इमोशंस। अगर आप रो रहे हैं, आंसू आपके आ रहे हैं, उनके आंसू नहीं आएंगे। अगर वो उसे मिमिक करेंगे तो भी वो नकली होगा, असली नहीं होगा। खैर, अगर सिक्योरिटी डोमेन में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इम्पैक्ट होगा। क्या है कि एक वेपन सिस्टम जो आएगा, ऑटोनमस वेपन सिस्टम, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। ऑटोनमस वेपन सिस्टम कहाँ पे मार करेगा, किसको मार करेगा, ये स्वयं डिसाइड कर सकता है। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। अभी तो सबसे ज़्यादा डर रहता था दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का। लेकिन जो न्यूक्लियर वॉर है उसमें एक चीज़ है, एक 3 डायमेंशनल चीज़ें पता थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, किसके पास कितनी मिसाइल है, मिसाइल की न्यूक्लियर ट्रिप है, और उसके अगेंस्ट सिस्टम्स हैं, और साथ में एक डॉक्ट्रिन है। जैसे इंडिया की डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज़ की, वैसे ही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स के थ्रू एंटर करेगा तो इसमें साइबर वर्ल्ड की मिस्ट्री होगी और डिस्ट्रक्टिव पावर न्यूक्लियर वर्ल्ड की होगी और कहीं ज़्यादा होगी। तो ये एक चीज़ है जो सिक्योरिटी सिस्टम्स में आएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आ रही है, ये ऑलरेडी व्याप्त है, हमारे आसपास है, हम इसके साथ ऑलरेडी जी रहे हैं। अगर आप देखें कि जो लाइव स्ट्रीम वीडियोस हम देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं, हमें जो प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं, जो हम नेविगेशन करते हैं लाइफ में, वो सब जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्याप्त है। तो आप सोचिए कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट नज कर रही है हमें ऑलरेडी डिसीजंस लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नज कर रही है। इट हैज़ मेड लाइफ ईजी ऑल्सो, क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट से फिल्टर करके हमें इंफॉर्मेशन देती है जो कि ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है। तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है। टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ नाइफ, इट कैन बी यूज्ड टू किल एंड इट कैन बी अ सर्जन्स नाइफ टू ऑपरेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या ख़राब है, ये ऑलरेडी व्याप्त है, ये कह रहा हूँ। और इसका इम्पैक्ट पॉलिसीज़ पे पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं,
उन्होंने यूज़र डेटाबेस जो बनाया है वो बहुत वाइड बनाया है। वो नेशनल बाउंड्रीज़ नहीं है उसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। जैसे कि आपके गूगल सर्च हैं या अमेज़ॉन है, बहुत सारे जो हैं उनके डेटाबेस इंटरनेशनल हैं। चैट के जो यूज़र्स हैं उनके डेटाबेस जो है इंटरनेशनल हैं, एग्रीगेटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूज़ तो ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो रहे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी पे पड़ता है, इनका इम्पैक्ट जियो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पे पड़ता है, इनका इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है। दोस्तों, वो एक मैक्सिम है ना लैटिन में, कॉगिटो इर्गो सम, एक फ्रेंचमैन ने बोली थी, रेने डिस्कार्ट ने। इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये जो मैक्सिम है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की सेंट्रलिटी है, जो रैशनैलिटी को, अपने थॉट को, ह्यूमन बीइंग्स को सिविलाइजेशन में सेंट्रल बनाता है। एआई जो है इस सेंट्रलिटी को ही चैलेंज करने जा रहा है, और तभी ये घबराहट होती है एआई के बारे में कि क्या ये ह्यूमैनिटी से, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि जब इतना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ है तो हमारी क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तीन तरह से इसे देखा जा सकता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक राइवल है ह्यूमंस का, और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पार्टनर है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिनेरियो आगे आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी अ पार्टनर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। In some cases it will be tool, and in some cases it will be rival also. लेकिन ये जब आइडियाज़ मैनिफेस्ट करेगा तो ये एक ऐसी लेवल पे पहुंच रहा है जो कि ह्यूमन बीइंग्स से ऊपर जा सकती है। एक कॉन्सेप्ट है मीडियन ह्यूमन बीइंग का, सैम ऑल्टमैन बोलते हैं। उनका कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस का रेप्लिकेशन कर रहा है वो एग्रीगेटेड ह्यूमन बीइंग्स का एक वो करता है, तो एक एवरेज मीडियन करता है। एक्सपर्ट्स जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उससे ऊपर अभी भी हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज मॉडल को देखें तो लैंग्वेज मॉडल्स एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उससे ऊपर उठ चुके हैं। और लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज तो सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग से ऊपर चला गया है। तो इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग्स पे पड़ेगा। तो इशू ये उठता है कि किया क्या जाए इसके बारे में। एक्चुअली जो ग्राउंड सिचुएशन है कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, इन्वेंशन, इनोवेशन सब कुछ प्राइवेट डोमेन में है, प्राइवेट सेक्टर में है, सब कुछ या ज़्यादातर। और ये एक गेम चेंजर है, बहुत प्रॉफिट्स लाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो इसका उपयोग बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसके जो रेगुलेटर्स हैं वो गवर्नमेंट साइड हैं। वहाँ पे बहुत सारी गवर्नेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उसमें घुस रही है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके यूज़र्स, इन्वेंटर्स तो बहुत हैं,
लेकिन इसके रेगुलेटर्स का नंबर या पॉलिसी बनाने वाले लोगों का नंबर बहुत कम है। तो इसे रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्री को सामने आना पड़ेगा, उसे सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। और ये जो सेल्फ रेगुलेशन इंडस्ट्री को करना पड़ेगा वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इंटरनल कर लिया, वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेगुलेशन गवर्नमेंट लाएगी पॉलिसी के द्वारा, वो एक डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि एआई का एप्लीकेशन बहुत डायनेमिक है। किस तरह से ये पैन आउट करेगा फ्यूचर में किसी को नहीं पता है, बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। और दूसरा, इसमें जो है सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो ये है कि जो डेटा इसमें यूज़ होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य है। क्या डेटा, कितना डेटा यूज़ हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी should be there, at least to somebody that transparency should be there. इसके अलावा क्या है कि एक तरफ तो एआई बनाने वाले, एआई यूज़ करने वाले और इनोवेट करके उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने वाले होंगे, दूसरी तरफ उसे रेगुलेट करने वाले होंगे, पॉलिसी बनाने वाले होंगे। लेकिन तीसरा भी एक ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है हम और आप, जो एआई के कंज्यूमर्स होंगे। शायद बहुत से हम में से जानेंगे भी नहीं कि हम एआई के कंज्यूमर्स हैं। अगर एआई को कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये भी ज़रूरी है कि कंज्यूमर्स की, सोसाइटी की एजुकेशन हो इसके बारे में। लेकिन एक और चीज़ कि एआई जो है, जब भी हमारा इंटरफेस एआई से हो रहा है, देन द कंज्यूमर शुड नो कि उसका इंटरफेस एआई से हो रहा है। ये कुछ आयाम अभी आने चाहिए इसके रेगुलेशन के खेल में। यहाँ तक जो मैंने बात करी वो एआई के बारे में करी, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका और भी है। मैंने बोला था ना कि रोबोट किस समय मशीन रोबोट बन जाती है, द मोमेंट इट सरप्राइजेस। नाउ एक ये बात चल रही है कि आप मशीन्स विल हैव कॉन्शियसनेस इन फ्यूचर। एज ऑफ नाउ दे डू नॉट हैव, लेकिन कहा जा रहा है कि दे कैन बिकम सेंटिएंट ह्यूमन बीइंग्स इन फ्यूचर। दोस्तों, फेलो ट्रैवलर्स, एआई बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग कर रही है। लेकिन क्या इंसान अपने आप को जानता है? अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को? मैं तो समझता हूँ अभी नहीं जानता है। सो एक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग इनकम्प्लीट एआई का एप्लीकेशन कर रहे हैं। किस दिशा में ये जाएगा? बहुत एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, बहुत डरावनी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। हम सबको एआई के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। Smiles and cheers to you. Peace and joy to you. Thank you, fellow travelers.